वेलकम स्टूडेंट्स। आज बोर्ड द्वारा जारी की आपके सामने प्लस टू का इकोनॉमिक्स का पेपर जो हुआ आपका, उस पे की इकोनॉमिक्स की आपको दिखाने जा रहे हैं। मार्किंग मॉडल टेस्ट जो इकोनॉमिक्स का आपका हुआ इस साल, तो आप ताकि आप पूर्ण रूप से सहमत हो जाएं और आपका पेपर का मूल्यांकन हो सके। तो देखिए हम करते हैं। पहला प्रश्न एक कोड में कर रहा हूँ क्योंकि सभी कोडों के उत्तर समान हैं, इसलिए मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, सभी कोडों को नहीं देंगे। इसमें सेट ABCD सभी के क्वेश्चन सेम है, आगे पीछे हो सकते हैं, मिला लेना। जो ए कोड कराना उसमें पहला प्रश्न आपका आया था, वो आया था उपभोक्ता का प्रभुत्व क्या होता है। तो सही उत्तर उसका उपभोक्ता उत्तर मुक्त अर्थव्यवस्था में, फ्री इकोनॉमिक्स। ए में जो है उसका बी ऑप्शन था ए कोड में। बाकी कोड में आप मिला लेना, प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, उत्तर सेम है इनके, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका जो है वो आया था, जब मांग वक्र OX के समांतर होता है तब मांग किलोज क्या होती है। तो उसके में आपका इसमें उत्तर आया है वो अनंत इन्फिनिटिव होती है। ये आपका उत्तर था। इसमें ए ऑप्शन था ए कोड में, बी कोड में, सी कोड में, डी कोड में क्या था वो प्रश्न को देख के आप चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है वो है, जब उत्पादन स्वतः शून्य होता है तो उस समय परिवर्तनशील लागतें क्या होती हैं। तो इसका उत्तर था हमारा जीरो होती हैं, शून्य होती हैं। तो हमारा उत्तर इसमें ऑप्शन ए कोड में सी था। बाकी में आप अपने हिसाब से देख लेना प्रश्न कौन सा था। ये क्रम आगे पीछे प्रश्न सेम है। अगला प्रश्न आपका है चौथा, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है। तो इसमें दोनों करती हैं, मांग और पूर्ति मिलके, बहुत डिमांड एंड सप्लाई। ये उत्तर था इसका, और ए कोड में सी ऑप्शन है। बाकी में आप प्रश्न के हिसाब से देख लेना, सेम है। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका, जो पांचवा प्रश्न है वो था, बाजार कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया किस काल में किया जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए थे, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति अल्पकाल और उपरोक्त सभी। तो यहाँ इसका उत्तर था इन शॉर्ट टर्म, यानी अति अल्पकाल में ये उत्तर बनता था आपका। तो इसमें आप इसको ये उत्तर लिखेंगे आप। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 था आपका, जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है। जब सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। ये उत्तर था इंक्रीज एट द इंक्रीज रेट। तो ये आपने लिखना था, सेम प्रश्न ए कोड का उत्तर मैं बता रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। अगर प्रश्न नंबर 7 है वो था, सीमांत डैश, ये सीमांत के आगम का सूत्र बताना था किसके बराबर होता है। तो ये आपका दो ऑप्शन दिए हुए थे आपने। तो उसमें पहला ऑप्शन था TRN - TRN-1। ये था आपका जो आपका दिया हुआ है, साथ में बोर्ड ने दिया है। मैंने भी वीडियो में यही बताया था और आज भी यही आया है बोर्ड से। आठवां प्रश्न आया आपका, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग कम होने पर संतुलन कीमत कम होती है या बढ़ जाती है। तो कम होती है और लिखना है आपने, डिस्क्रीज हो जाती है। तो ये उत्तर आपका दिया है, बोर्ड ने भी यहीं दिया, हमने भी आपको यहीं बताया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत तथा मांग के बीच कैसा संबंध पाया जाता है। इसका आंसर हमने लिखना था। तो इसमें मांग दोनों ऋणात्मक नेगेटिव होता है, तो आपने नेगेटिव लिखना था, ऋणात्मक को लिखना था हिंदी मीडियम वालों ने। आगे था जो प्रश्न नंबर 10 था वो आपका था, प्रश्न नंबर 10 जो स्टेटमेंट थी वो थी आपकी, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, यह एक पहलू नहीं है। और दूसरा था आपका, इसका रीजन था, प्रत्येक अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें पहला था जो कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, एक पहलू नहीं, पहलू है, गलत लिखा है इसलिए गलत है हमारी। तो हमारा ए गलत है और तर्क आ सकते हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन बनता था, इसमें डी लिखा हुआ है, तो आपका डी है। डी ए कोड वालों को डी देना है आगे पीछे। और क्वेश्चन देख लेना आप, आगे पीछे प्रश्न दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मांग में वृद्धि का क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न था आपका। तो 11वां है, प्रचलित या वर्तमान कीमत पर जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो यह मांग में वृद्धि कहलाती है। जैसे वस्तु की कीमत 10 रुपये, उसकी मांग की मात्रा 20 इकाई से बढ़कर 30 हो जाते हैं, मांग में वृद्धि होती है। इंग्लिश मीडियम वाले का उत्तर मैंने लिखा हुआ है, सामने आप देख सकते हैं, सेम टू सेम। इसमें यह इसके अथवा में एक प्रश्न दिया था, जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार होता है उस समय मांग में कमी द्वारा संतुलित कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव का रेखा चित्र द्वारा कीजिए। तो यहाँ 11वां क्वेश्चन का अथवा है आपका, मांग में वृद्धि के 3 कारण बताना थे। यहाँ मैंने बोर्ड ने 4 कारण दिए, आप इसमें से कोई 3 लिख सकते हैं।
जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना होती है, जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है। को 3 लिख सकते हैं या 4 लिखे हुए हैं। आपका नंबर 12 प्रश्न है, जो अभी मैंने पहले बोला था, गलती से एडवांस में बोल गया। जब पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो तो उस समय मांग में कमी द्वारा संतुलित कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखाचित्र द्वारा दिखाना था। तो ये रेखाचित्र आपके सामने बनाया हुआ है। मांग वक्र इस प्रकार आपने दिखाना था। पूर्ति इसमें नहीं है, पूर्ति आपकी एसएस है, जो प्राइस लेवल होता है, इसको हम नहीं बढ़ा सकते। क्या है कि लॉसदार है, वो कितनी कम ज़्यादा हो सकती है। और परिवर्तन किस में करना आपने, मांग में कमी करनी है। तो मांग ऑपरेट डी से डी1 हो गई है। तो ई और E1 के बीच जो दूरी है वो आपकी इसका उत्तर बनता है। तो ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में दोनों के लिए अलग अलग सेम है प्रश्न, देख सकते हैं। यह जो अगला प्रश्न 13वां प्रश्न दिया है, वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक शास्त्र में अंतर बताना था। तो इसमें 13वां प्रश्न नंबर है, कोड नंबर BCD में अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न सेम है, तो देख लेना आपने। पहला दिया है, वास्तविक अर्थशास्त्र भूत भविष्य तथा वर्तमान के मुद्दे से संबंधित है। प्रश्न है, आप देख लेना, आपके सामने बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी पढ़ेंगे तो। यदि ये वीडियो को रोक के आप इन प्रश्नों के मिला सकते हैं। 4 अंतर दिए हैं, आपने कोई 3 दे देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो हमें प्रश्न दिया था व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व बताने थे। तो यहाँ महत्व दिए हैं, 3 पॉइंट दिए हैं, इनकी व्याख्या आप कर सकते हैं। अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली का ज्ञान, आर्थिक नीति के निर्धारण में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक, ये 3 पॉइंट दिए हैं। इन तीनों में जो इम्पोर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इनकी वो आप व्याख्या कर सकते हैं आगे। 14वां प्रश्न दिया था आपका, पूर्ति के नियम व उच्चतम निर्धारित कीमत और न्यूनतम कीमत की व्याख्या करनी थी। तो यहाँ मैंने पहले दिखाया हुआ है 14वां प्रश्न का। पहले उच्चतम कीमत के बारे में बताया है, उसका उदाहरण भी दिया है। फिर न्यूनतम कीमत के बारे में बताया, उसका उदाहरण भी दिया आपके सामने है। अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इसको, पढ़ के आप अपने उत्तर का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। आप पेपर में क्या लिख के आए थे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 15वां प्रश्न है, पूर्ति के नियम के अपवाद बताने थे आपने। तो यहाँ 3 पूर्ति के नियम दिए हुए हैं। एक्सपेंशंस, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित कृषि उत्पाद गहरा नहीं और दृढ़ता से लागू नहीं होता, सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं पर नहीं होता, नाशवान वस्तुओं पर पूर्ति के ये अपवाद होते हैं इसके। ये इंग्लिश में भी आपके तीनों फैक्टर दिए हुए हैं। एक्सप्रेशन टू द लॉ ऑफ द सप्लाईज। इसके बाद आपका इसका अथवा में जो प्रश्न दिया था वो दिया था आपका कुल परिवर्तन लागत और कुल स्थिर लागत में उदाहरण सहित व्याख्या करनी थी। पहले कुल TVC दी है, कुल परिवर्तन लागत के बारे में बताया और उसका उदाहरण भी दे रखा है। और उसके बाद फिर स्थिर लागत दी गई है, FTFC ये दिया गया है। अब योग्यता पर आधारित जो प्रश्न है, ये प्रश्न दिया गया, ये यहाँ क्लियर किया हुआ है, आप इसको सही ढंग से देख सकते हैं। इसके अथवा में था ये प्रश्न नंबर जो 15 है उसका 3 दिए हुए हैं। या तो आप प्रश्न नंबर 15 में आपने करना था पूर्ति के नियम के अपवाद करने थे, या तो ये कर देते, या आप इसका ये दूसरा प्रश्न कुल लागत कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत के बारे में बता सकते थे, या फिर इसका एक और अथवा में दिया हुआ इसका उदाहरण सही था, इसके अथवा में ये दिया हुआ था प्रश्न, ये निकाल सकते हैं, आप उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये आप कर सकते थे इसको, सरल बहुत आसान सा था। TR का निकाल रखे है, AR निकाल रखी है और MR निकाल रखी है, तीनों निकाल के दिखा रखे हैं आसानी से। आपकी इस पेपर में उत्पादन व आगम दी हुई है और निकालने थे, तो मैं अच्छे से आपका देख सकते हैं। दीर्घ प्रश्नों में दिया हुआ था आपका 16वां प्रश्न, तटस्थता वक्र से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं बतानी थी। तो तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता की संतुष्टि से तरह समानता होती है। और तटस्थता वक्रों की विशेषताएं ये 5-6 तटस्थता वक्र की विशेषताएं दिखाई हुई हैं आपकी, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न इसलिए आपने बड़ा लिखना है। पहले परिभाषा लिखनी है और परिभाषा के बाद आपने 6 पॉइंट लिख कर उनकी व्याख्या करनी है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले भी इसमें 6 पॉइंट हैं आपके। अथवा में भी इसके प्रश्न था, वो था कुल लागत और सीमांत लागत से आपका क्या है प्रयास के बीच पाए जाने वाले संबंध समझाना था हमने। और 6 नंबर का प्रश्न था, तो इसके बीच में आपने बता दिया कि मांग की कीमत लॉस बता दी। मांग की कीमत लॉस अन्य बात समान रहने पर कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। परिवर्तन
प्रभावित करने वाले कारण, वस्तु की प्रकृति, स्थापना की उपलब्धि, विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं, उपभोग का हस्तांतरण, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आदत, कीमत, सदस्य में अवधि। 8 दिए हुए हैं। आप किसी 6 की अच्छे से व्याख्या करके इस प्रश्न को बड़ा 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किए भी होंगे आपने। प्रश्न नंबर 17 था कुल लागत सीमांत लागत से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बीच पाए जाने वाले संबंध को समझाएं। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। आप पहले कुल लागत के बारे में बताना आपने, फिर सीमांत लागत के बारे में इनका अभिप्राय बताना है और इनके बीच में फिर पाया जाने वाला संबंध भी दर्शाना है। जैसे पहले इन्होंने कुल लागत के बारे में बताया, फिर सीमांत लागत वाले संबंध बताया, फिर इन्होंने कि जब सीमांत लागत की गणना 2 इकाइयों कुल लागत अंतर द्वारा की जाती है, जबकि कोई कुल लागत घटती दर से घटता सीमांत लागत भी घटती है। जब कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है सीमांत लागत भी बढ़ती है। जब कुल लागत में वृद्धि बंद हो जाती है सीमांत लागत शून्य हो जाती है। ये प्रश्न इसमें दिया हुआ है, कुल लागत सीमांत लागत संबंध ये था इनमें। यह इसके अथवा में प्रश्न दिया हुआ था आपका कारक के बढ़ते प्रतिफल का क्या अभिप्राय है, कारक के बढ़ते प्रतिफल के क्या क्या कारण है, ये प्रश्न दिया हुआ था। अथवा में कारक के प्रतिफल दिए हुए हैं और इसके बढ़ने के कारण, शिथिल कारक का पूर्ण प्रयोग, परिवर्तन कारक की कुशलता में वृद्धि, कारकों का उचित होने, ये है। तो इनकी आपने पूर्ण व्याख्या कर देनी है, पूर्ण रूप से लिखना है ताकि आपको 6 अंक मिल पाए, करना है। अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो 18वां प्रश्न था उसका पहला प्रश्न 18 प्रश्न आपका शेष विषय अक्षेत्र वह है जो ऑप्शन दिया था उत्पादन करता है, उपभोग करता है, मुद्रा द्वारा देता है, आयत निर्धारित करता है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन था ए कोड वालों के लिए, तो ये आपका डी ऑप्शन है। बाकी आप मिलाना तो उत्तर ये बनता है इसका, आयत निर्धारित करता है। 19वां प्रश्न था आपका किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा किस में शामिल होता है, केवल सिक्के, करेंसी, मांग जमा, बिल, सोना, नोट। तो इसमें करेंसी, सिक्के और मांग जमा, कॉइन्स, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट जमा होते हैं। तो ये उत्तर इसका सही बैठता था, बी ऑप्शन है ए कोड में। बाकी अपना देख लेना उनमें कौन सा कोड बनता है या कौन सा प्रश्न है। 20वां प्रश्न है वो था आपका MPC 0 है तो गुण का मान क्या हुआ। तो MPC 0 होती है तो गुण का मान हमेशा 1 होता है और इसमें कोड ए है। 20वें प्रश्न का हो सकता है ये प्रश्न आपका किसी और सीरियल नंबर पर हो। तो यदि ये प्रश्न MPC 0 है और गुण का मान पूछ रखा है तो वो एक उत्तर सही है आपका, जिसमें ऑप्शन ए है। 21वां लाभ का की आशा से प्रेरित होकर किया गया निवेश क्या कहलाता है, प्रेरित निवेश कहलाता है, इंक्लूड इन्वेस्टमेंट करते हैं इसको। तो इसमें बी ऑप्शन है। आगे आपका प्रश्न नंबर 22 है सरकार की गैर योग्य आय का एक प्रमुख स्रोत है फीस, लाइसेंस, परमिट। ए और बी दोनों था क्योंकि इसमें कर नहीं होता, तो कर से अलग है ये आय, फीस भी और लाइसेंस परमिट भी। तो हमें ए और बी दोनों लिखना था इसका, बोथ ए एंड बी। तो ये हमारा उत्तर ठीक। इसके बाद 23वां प्रश्न मेरे ख्याल में बहुत आसान पेपर था, आप सभी ने किया भी होगा। ये निम्नलिखित सही विकल्प 18वां का ये हो चुका है। पर आपका 23वां आपका 23वां प्रश्न प्राथमिक घाटा क्या होता है। जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाया जाता है तो प्राथमिक घाटा होता है। इसमें ये ए ही ऑप्शन है, बाकी में एक में प्लस है, एक में भाग है, एक में मल्टीप्लाई है। तो ए बी सी डी गलत हैं, ए ऑप्शन ठीक है आपका। एक ये लिखेंगे फिजिकल डिफरेंस द पेमेंट माइनस पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। 24वां प्रश्न था आपका वस्तु एवं सेवा कर क्या है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर। तो इनडायरेक्ट कर होता है, ये अप्रत्यक्ष कर होता है, तो इसको हमने अप्रत्यक्ष कर लिखना है। अगला प्रश्न आपका 25वां है पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है, ये कथन किसने कहा था, JBC ने कहा था। तो JBC आप उत्तर लिख सकते हैं इसका, चाहे ये प्रश्न नंबर कौन सा भी आ रहा हो आपका। प्रश्न नंबर 26 है भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। क्या अलग अलग कोड में अलग अलग प्रश्न संख्या हो सकती है, बट इसका उत्तर सेम ही आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न आपका। इसमें स्टेटमेंट आपकी एक बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात का मूल्य शून्य होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा प्रश्न दिया है, इसकी रीज़न दे रखे है बंद अर्थव्यवस्था में उसकी बाकी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता।
इसीलिए कहा है कि शून्य किसी का संबंध नहीं होता तो मूल्य शून्य होता है। इसका रीज़न भी है, ये इसका कारण भी है। इसलिए हमारा ए ऑप्शन ठीक है, ए कोड वालों का। आगे हो सकता है किसी और कोड में आगे पीछे घुमा रखा हो, तो इसका ये बनता है उत्तर, और ये उतने ही बोर्ड ने दिया है। 28वां क्वेश्चन औसत प्रवृत्ति का सूत्र था सीमांत औसत प्रवृत्ति का। दोनों उत्तर मैंने पहले वीडियो में आपको बता भी दिए थे, सेम वही है, सी बटे वाई और डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई सीमांत के लिए। प्रश्न नंबर 29, बजट और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें बजट का अर्थ है अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण राजकोषीय अनुशासन बना रहता है, साधनों में बंटवारा, सरकारी सेवाओं को उपलब्धि है। 3 दिए हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंटों की आपने व्याख्या कर देनी है। इसके बाद इसके अथवा में दिया था करों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो करों की विशेषताएं होती है अनिवार्य भुगतान होता है, जन कल्याण है, कर और लाभ का कोई अनुपातिक संबंध नहीं है, विशेषताएं इन पर डिस्कस लिखना है आपने। अगला आप योग्यता पर आधारित जो प्रश्न पत्र इसके अथवा में दिया था आपका तीसरा, क्योंकि 3 है, 29 में भी 3 ऑप्शन दिए, या तो आप बजट वाला कर सकते हैं या करों की विशेषता वाला कर सकते हैं, या फिर योग्यता पर आधारित दिया हुआ। ये आपका एक न्यूमेरिकल प्रश्न दे रखे हैं, इसमें ये हल कर रखे आपका राजस्व घाटा है वो 4,20,840 में से 4,42,890 घटा दिया, 22 करोड़ आएगा। और राजकोषीय घाटा आएगा आपका इसमें से ये घटा दे, उसमें 34,230 और घटा दे, -22,830 करोड़ आएगा। तो ये प्रश्न आपका इसमें करके दिखा रखा है। प्राथमिक घाटा ये पहले गलत किया, उसमें से ठीक है, -22,830 में से 12 - 120 घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, इसमें -34,950 आ जाएगा आपका। ठीक है। 30वां प्रश्न आपका पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बतानी थी। पूंजीवाद में एक निजी संपत्ति होती है, एक कीमत यंत्र होता है, उद्यम की स्वतंत्रता होती है, प्रतियोगिता सहयोग है, लाभ प्रेरणा है, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता होती है, श्रमिक का वस्तु के रूप में प्रयोग होता है, सरकारी से नहीं होता, स्व-वित्त होता है। तो ये सारे के सारे इसमें आपको 9 पॉइंट दिए हैं। यदि आप इनमें से 4 पॉइंटों को अच्छे से व्याख्या कर देते आप 4 नंबर के हकदार हैं। यदि सारे लिख देते हैं व्याख्या नहीं करते तो भी आपको मिल जाएंगे, किए हैं तो आपने। अगला आपका इसका थोड़ा प्रश्न था उपभोक्ता वस्तुओं की मुख्य श्रेणियों का वर्णन करें। तो इसमें उपभोक्ता वस्तुएं कौन कौन सी श्रेणी होती हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, अटिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं। ये वस्तुओं के प्रकार होते हैं, उपभोक्ता की जितनी वस्तुएं होती हैं उनके प्रकार होते हैं, और इंग्लिश मीडियम में भी ये लिखा हुआ है, देख के वीडियो कर सकते हैं। 31वां पर था भुगतान शेष और व्यापार शेष में क्या अंतर है। तो यहाँ लिखिए और आपके सामने प्रश्न पूरा मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप वीडियो रोक के इसको देख सकते हैं। इसके जो ऑप्शन में दिया था प्रतिकूल भुगतान शेष सुधारने के क्या उपाय हैं, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। विदेशी निवेश में प्रोत्साहित करना, मूल्यन निर्यातों को प्रोत्साहित करना, आयतों में कमी, ये प्रश्न बनते हैं इसके। तो ये आपके सामने 4 दिए हुए हैं, या इनके चारों के बारे में व्याख्या करें, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंटों के आप करेंगे तो आपके 4 नंबर प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। अगतिरिक्त उत्तर थे आपके 33वां प्रश्न था आपका बड़ा, राष्ट्रीय आय मापने की आय विधि का वर्णन करना था। तो उसमें पहले राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि का था, उत्पाद विधि के बारे में, या इसको मूल्य वृद्धि विधि बोलते हैं, इसकी परिभाषा दी हुई है। फिर इसके कदम दिए हुए हैं। पहला कदम में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में के बारे में वर्णन करना था। पहले दूसरे कदम में क्या करना है और मूल्य वृद्धि कैसे होती है, तीसरा कदम। इस प्रकार हमने इसका सारी व्याख्या करनी थी, अपने स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं आप। ये इसके स्टेप बांटे हुए हैं। इसके थोड़ा में प्रश्न दिया हुआ था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया हुआ देखिए आपने, ये मैंने प्रश्न करके भी आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो ये यदि आप ऐसा करके आए हैं तो आपका कोई भी 6 नंबर आपकी कोई भी नहीं रोक सकता, आप 6 नंबर के पूरे हकदार हैं। बोर्ड ने भी यही आपको दिखाया है इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद जो 34वां प्रश्न था हमारा लास्ट का, वो था वस्तुविहीन प्रणाली क्या है और इस प्रणाली की असुविधाएं बतानी थी आपको। क्या कठिनाई, असुविधाओं मतलब कठिनाई क्या है। तो वस्तुविहीन प्रणाली, इस प्रणाली कहते हैं जिसमें वस्तु के साथ किया जाता है, यथार्थ वस्तु का मतलब वस्तु का लेन देन होता है। आरपी केंट के शब्दों में वस्तुविहीन प्रणाली मुद्रा का विनिमय के माध्यम के प्रयोग किए बिना वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष विनिमय। कठिनाई क्या है, आवश्यकता दोहरे सहयोग में कठिनाई आती है, वस्तु विनिमय में व्यापार संबंधी लागत है, वह मूल्य की समान इकाई का अभाव, स्थगित भुगतानों की प्रणाली का अभाव, धन के संचय की कठिनाई, मूल्य स्थानांतरण की कठिनाई, ये
असुविधाएं होती हैं। तो हमने 6 इसके पॉइंट दिए हैं। ये 6 पॉइंटों की आप व्याख्या करते हैं तो आपको पूरे के 6 नंबर मिल सकते हैं। आपको किए हैं तो आपने इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के नीचे लिखे हुए पॉइंट इनको देख सकते हैं। अथवा में था इसका व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर बताना। प्रश्न वैसे वास्तव में आपका पेपर बहुत ईजी था, अब बच्चों ने किया भी होगा, मुझे उम्मीद है आप अच्छे नंबर लेके पास होने की। ये व्यापारी बैंकों को दिया, व्यापारी बैंक वह वित्तीय संस्था थे जो लोगों को रुपये अपने पास जमा कराने में स्वीकार करती है और उनके उपभोग और निवेश के लिए उधार भी देती है, ऋण देती है। व्यापारी बैंक व केंद्रीय बैंक में अंतर यहाँ दिखाई हुई है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इनको काम कर सकते हैं। इसके बाद में आपके इंग्लिश मीडियम वालों को दिखाए हुए और इसके बाद अथवा में ये क्वेश्चन कौन सा दिया है आपका, तो सी सेट आ गया आपका। सी सेट में जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन में। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बोर्ड के द्वारा जारी की पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो अपने दूसरे सहपाठियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी रिजल्ट आने की जो उत्सुकता है उसका आप पहले से अपने मन में अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने पेपर कैसे किया और कितने के नंबर आने की संभावना है। इन सभी बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लें, चैनल को करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।